नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी जो कि अपने क्लास 5th की थी, ईवीएस की थी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ऐसे करते करते हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 को भी कवर किए। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर अपना 6th है। उसको देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया गया है और क्या बताया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 दिया गया है, बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो जो हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसको समझेंगे इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उतना इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि क्या कहता है। ठीक है, उसको समझेंगे। चलिए, जैसे कि ये बात पुरानी है, यह है 650 साल पुराना घड़ी सर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब का पानी गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बंटवाते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि घड़ी सर क्या होता है, तालाब। सर का मतलब यहाँ पे तालाब बताया गया जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तालाब का डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ये था तालाब। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, जो तालाब थे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और कितने तालाब थे? तो 9 तालाब थे। पर आज घड़ीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठे होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको समझते हैं। ठीक, यहाँ पे बात किया है अलबरूनी की नज़र से। ये अलबरूनी का डायग्राम दिया गया है, वो टिकट है एक। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। मतलब जो अलबरूनी थे उन्होंने उस बारे में ज़्यादा लिखा जो उनको अपने देश से हट के लगा, अलग लगा। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। अलबरूनी जो थे वो एक यात्री थे। ठीक है, वो भारत आए हुए थे, तो यहाँ पे तालाबों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा था। उसको देखते हैं कि क्या लिखा था उन्होंने। यहाँ के लोग तालाब बनवाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। ये जो है अलबरूनी अपने किताब में लिखते हैं हमारे यहाँ के तालाब के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो सीढ़ी बनी होती है और आने जाने का रास्ता अलग होता है ताकि कोई मेला हो या कोई फंक्शन हो तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आज इतिहास पढ़ने वाले लोग को अलबरूनी की किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके
जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। अलबरूनी के जब कितने साल पूरे हुए थे, तो जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे, तो ये डाक टिकट छपा हुआ था। ठीक है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पूछ देता अलबरूनी कहाँ के रहने वाले थे, तो उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, या कहाँ से भारत में आए थे, तो उज्बेकिस्तान से आए थे। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। पहला दिया है बूंद बूंद की कीमत, राजस्थान में जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में। के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। तो जो अपना राजस्थान है उसमें एक जैसलमेर नाम की जगह है। अगर कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जो अपना दूसरा पॉइंट है वो शिक्षक संकेत है। इसको समझते हैं, ये क्या कहा है। बच्चों को बताएं कि अल बरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। तो इसमें बताया गया है बच्चों को बताएं कि अगर आपको अपने इतिहास के बारे में जानना है तो इनकी किताब कैसे मददगार साबित हो सकती है। और इतिहास के स्रोतों को अन्य तरीकों से जानना है तो इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। और उज्बेकिस्तान को संसार के जो नक्शे में है बच्चों के साथ ढूंढने में बच्चों की मदद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। तालाब बनवाए जाते थे और जोहड़ बनवाए जाते हैं। यह एक साझी सबकी ज़रूरत थी। साझी मतलब सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ जाते थे। ठीक है, चाहे व्यापारी हो या मजदूर हो। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुएं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। आसपास का ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के छत से पाइप होते हुए एक ज़मीन में गड्ढा खोदा गया है, उसमें पानी स्टोर होता है। फिर ज़रूरत के टाइम में बाल्टी लगा के पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है, घर में पानी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। और इसमें देखिए जो ये डायग्राम दिया गया है, ये पुराने ज़माने में इस तरीके से पानी इकट्ठा किया जाता था। ये इसे बावड़ी कहते हैं। ठीक है, ये रहा बावड़ी। सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है किनारे किनारे, आप नीचे जाके पानी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। तो प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक संकेत क्या है। जमीन पानी किस तरह सोख लेती है, कुएं या बावड़ी में पानी कैसे पहुंच पाता है, चर्चा करो। इस पे जो है बच्चों से चर्चा करने के लिए कहा गया है कि ज़मीन पानी कैसे सोख लेती है। तो चाहे तो ये आप बच्चों को करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। ठीक, कोई भी गड्ढा थोड़ा सा खोद के बच्चों को उसमें पानी डाल के दिखा सकते हैं कि ज़मीन कैसे सोख लेती है। ठीक है, कुएं या बावड़ी में पानी कैसे पहुंचता है, ये सारी चीज़ों पे बच्चों के साथ आप चर्चा करने के लिए कहा गया, चर्चा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है, अगर हुई है तो उसका कारण क्या था। ये सब है। ठीक है, चलिए कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है मुसाफिर के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि आजकल लोग क्या करते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं पानी से जुड़े रिवाज क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के यह फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आजकल भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है। तो ये जो है पानी से जो जुड़े रिवाज हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और कहीं कहीं पे तो आज भी 100-150 साल पुराने बावड़ी तालाब हैं जिसमें पानी अभी भी है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, जरा सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, 1986 में सूखा पड़ गया था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो ये एक घटना बताई गई है जो कि 1986 में घटी थी जोधपुर में। वहाँ पे सूखा पड़ गया था बारिश ना होने की वजह से। तो वहाँ के जो लोग थे, जो भूले बिसरी बावड़ियाँ थी, उनको फिर से याद किए थे और वहाँ के लोगों ने मिलजुल के उसमें से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था। और ये सब में जो खर्चा हुआ था तो लोग आपस में चंदा लगाए हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर बारिश हुई तो पानी की किल्लत ख़त्म हो गई, तो लोग बाद में फिर बावड़ी को भूल भूल गए। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है चर्चा करो। ठीक है, उसको देखते हैं। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्यों कुएं सूखने की वजह क्या हो सकती है? यहाँ से एक क्वेश्चन सीटेट पूछता है और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उसकी जो वजह है, यहाँ पे पहला वजह दिया गया है। ठीक है, उसको देखिए। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। ठीक है, तो ये वजह दिया गया है। इन वजहों की वजह से जो कुएं सूख गए हैं, ठीक है, वो बताया गया है। और यहाँ से सीटेड एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें तीनों ऑप्शन दे देगा आपको, ऑल या कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ऐसा करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षक संकेत में क्या बताया गया उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि पानी सबको बराबर नहीं मिलता है। क्यों? शहरों में जो होते हैं, नगर पालिका से पानी आते हैं तो टैंकर आते हैं, फिर उसमें जो होता है लोगों की आपस में लड़ाई होती है पानी को लेने के लिए। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां हैं। और फिर पानी और जात पात का मुद्दा ये भी है कि कभी कभी कुछ विशेष जाति वाले लोगों को पानी की सुविधा मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे कि देखिए, पहले डायग्राम में दिया गया है टैंकर लगा है, लोग लाइन लगा के बाल्टी टब जिस चीज़ में भर सकते हैं उसमें पानी भर रहे हैं। दूसरे में दिया गया है हम कुएं से पानी भरते हैं। ठीक है, और तीसरे डायग्राम में दिया गया है मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर के रख लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ चौथे में दिया हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई है इसमें। ठीक है, ये देखिए हैंडपम्प से पानी निकल रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ पे दिया गया है हमें जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे घर में बोरिंग पाइप है। ठीक है, हम नहर से
ही पानी भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, दिखाई गई है एक डायग्राम में, जैसा कि मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से पानी भरने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया चर्चा करो, तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। जिंदगी का हक तो सभी का है, ठीक, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोग को जल बोर्ड के पाइप से टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा है? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी होगी? ये सारी चीज़ें इस पे अनुभव शेयर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये पानी का बिल है। ठीक है, बिल देख के बताओ यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम का है? कितने महीने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का अलग अलग रेट है? ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, जैसे कि ये पानी का बिल है, तो यहाँ पे ये दिल्ली सरकार का पानी का बिल है। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके नाम पे है उसका नाम लिखा गया है, कितने महीने का बिल है, क्या रेट है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कब से कब तक का बिल है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको समझते हैं। यह मुमकिन है, आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की थी। ठीक है, दड़की माई से एक क्वेश्चन सीटेट पूछता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं अच्छे से। ये दड़की माई की फ़ोटो दिखाई गई है। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले। तो ये कहाँ से है? राजस्थान के अलवर ज़िले से एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर बेचते हैं। ठीक है, तो ठीक है, दड़की माई कहाँ की रहने वाली हैं? तो दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने संस्था के साथ मिलके पानी की जो कमी थी उसको दूर किया। ठीक है, तालाब बनवाया संस्था के साथ मिलके ताकि पानी की कमी की पूर्ति की जा सके। संस्था का नाम क्या था? तो तरुण भारत संघ था। ठीक है, तो अपना जो है पुराने तालाबों की जो मरम्मत कराता है वो कौन कराता है? तो तरुण भारत संघ कराता है। ठीक है, दड़की माई ने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर तालाब बनवाया था और पानी की परेशानी से छुटकारा पाया था। तो ठीक है, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कहीं आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।